प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम समीकरणों को हल करने की एक और विधि पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विलोपन विधि। आइए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले उसे पढ़िए और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे विलोपन विधि क्या होती है, उसको कैसे हम सोल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है ज्ञात कीजिए कि रेखाएं संगत हल रखती हैं या असंगत हल रखती हैं। यहां तक हमारा एक सवाल हो गया। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि रेखाएं संगत हल रखेंगी या असंगत हल रखेंगी, ठीक। और यदि संगत हल रखती हैं और यदि रेखाओं के संगत हल हैं तो उनको विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। कौन सी विधि इस्तेमाल करनी है आज हमें? विलोपन विधि द्वारा हमें दोनों समीकरणों को हल करना है। इससे पहली वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो समीकरणों को हल करके आपको दिखाया था और उसमें उनको कैसे हल करते हैं, क्या 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 उसका प्रोसेस है, ये सारी बातें मैंने आपको इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। आइए चलते हैं विलोपन विधि की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग संगत हल और असंगत हल को समझेंगे। ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पास में, यहां लिख देते हैं हल। पहला पार्ट है प्यारे बच्चों ax प्लस by बराबर 5, समीकरण नंबर 1। और ये है दूसरी समीकरण a² aby बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2 है। सबसे पहले हम मान निकालेंगे a1/a2 का। तो a1 क्या है? x का गुणांक a हो गया। a2 क्या है? दूसरी समीकरण में x का गुणांक, वो a² हो गया। देखो यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है, एक पावर कट जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 1/a, ठीक है। फिर हम निकाल लेंगे b1/b2 का मान। पहली समीकरण में b1 होता है y का गुणांक जिसका मान है b, b2 होता है दूसरी समीकरण में y का गुणांक जो है मेरे प्यारे बच्चों ab, ठीक है। अब b से b कट गया, यहाँ b आ गया हमारे पास में 1/a। अब देखो जरा ध्यान से देखो कि a1/a2 का मान बराबर आ गया b1/b2 के। अब इसके बाद चाहे c1/c2 कुछ भी आ जाए, केवल a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर आ गया है, ठीक। अब हम निकालेंगे, देखो यहाँ पर c1/c2, c1 है 5/7। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको बताया था अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और नहीं बराबर है c1/c2 तो ऐसे केस में रेखाएं असंगत हल रखती हैं, ठीक है। और अगर ये c1/c2 भी बराबर आ जाता तो हमारे पास में रेखाएं संगत हल रखती और हल में अनंत हल रखती, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कंडीशन है, रेखाएं असंगत हल रखती हैं। जब वे असंगत हल रखती हैं इसका मतलब हो गया कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई। ये रेखा 1 मान लो और ये रेखा 2 मान लो। अगर दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उनका कोई हल संभव नहीं होगा और इसी स्थिति को कहते हैं रेखाएं असंगत हल रखती हैं, यानी यहां कोई भी हल उपस्थित नहीं होगा। तो लिख लेते हैं इस बात को भी, रेखाओं का कोई हल नहीं है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि रेखाओं का कोई हल नहीं है, अर्थात x और y के ऐसे कोई भी मान नहीं है जो एक साथ दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन तो यहीं हल हो गया।
अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये है सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 के जो बोर्ड के पेपर थे उनमें पूछा गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली समीकरण है ये, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, और दूसरी समीकरण ये है, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकाल लेंगे a1/a2 का मान। a1/a2 का मान आ जाएगा 3/2। फिर निकाल लेंगे हम b1/b2 का मान, यह आ जाएगा 2/-3। फिर निकाल लेंगे c1/c2 का मान, तो यह आ जाएगा 5/7। अब जरा ध्यान से देखिए कि a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि a1/a2 का मान कितना है 3/2 और b1/b2 का है -2/3, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो अगर a1/a2 बराबर नहीं आता b1/b2 के, ठीक है, c का मान चाहे बराबर आ जाए चाहे c का मान बराबर नहीं आए, हमें इससे अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आया है, तो हम लिखेंगे रेखाएं संगत हल रखती हैं, अर्थात उनका हल संभव है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी, संभव। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, उनका हल संभव है। अब जब हल संभव है, रेखाएं संगत है, ठीक, तो अब हमें, अच्छा एक बात हो देखिए, हल संभव है तो कैसा हल है, एक हल है, एक हल है, या इसका नाम है अद्वितीय हल है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने वीडियो नंबर 1 जो इसी चैप्टर की है उसमें आपको समझाया था। ठीक है, अब अगर वे दोनों संगत हल रखती हैं तो अब इनको विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, अब मैं विलोपन विधि आपको सिखा रहा हूं। उसके लिए सबसे पहले समीकरणों को दोबारा से लिखिए। समीकरण है 3x + 2y = 5 और दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 7। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या क्या आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें वह चर देखना होगा जिसके गुणांक विपरीत चिन्ह के हैं। अब आप देखो, ये जो चर है x और x, इसका गुणांक यहाँ प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये तो हो गया समान चिन्ह के। ये y है, इसका गुणांक है प्लस का, ये y है, इसका गुणांक है माइनस का, तो y के गुणांक विपरीत चिन्ह के हैं। तो सबसे पहले पॉइंट 1 लिख लेते हैं, y के गुणांक विपरीत चिन्ह के हैं। अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं सोल्व करेंगे, जिससे सॉल्यूशन हमारा थोड़ा आसान हो जाए। समझ में आ गया? अगर समान चिन्ह के हैं फिर एक अलग बात होगी, लेकिन अगर वे विपरीत चिन्ह के हैं तो सबसे पहले हम उन्हें ही हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अब इसका गुणांक है 2 और इसका गुणांक है 3, यानी पहली समीकरण में y का गुणांक है 2 और दूसरी समीकरण में y का गुणांक 3। तो सबसे पहले हम गुणांकों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे कि ये जो 2 और 3 है इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाता है 6। ठीक, तो यहाँ भी 6 करना है, मैं यहाँ भी 6 करना है,
यानी इस वाले गुणांक से इसमें गुना कर दो, यहाँ भी 6 आ जाएगा, और इस वाले गुणांक से इसमें गुना कर दो तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, और दोनों समीकरणों को घटा दो। तो कैसे लिखेंगे स्टेप सेकंड में, समीकरण 1, इसमें जो दूसरी समीकरण है उसके गुणांक से गुना कर दो और जोड़ दो। जो दूसरी समीकरण है उसमें जो पहली वाली समीकरण है उसके गुणांक से गुना कर दो। ठीक है, यानी पहली वाली समीकरण में इसके गुणांक से गुना करनी है, और दूसरी वाली समीकरण में जो पहली समीकरण में y का गुणांक है उससे गुना करनी है, और दोनों को जोड़ देते हैं। अब ध्यान दो, जो गुना करेंगे वो प्रत्येक पद में करेंगे, यानी इस पहली वाली समीकरण के 3 पद हैं, एक पद यो, एक पद यो, एक पद यो, तो इसकी गुना तीनों में 3 से होगी। तो पहले वाले में गुना करेंगे तो 9x आ जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, 2 की गुना 3 में करूंगा तो 6y आ जाएगा, फिर बराबर 5 की गुना 3 में करूंगा तो 15 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब जोड़ना है, लेकिन पहले गुना करनी है। गुना करो, दूसरी समीकरण में 2 है तो दूसरी समीकरण में भी 3 पद है, एक पद यो, एक पद यो, एक पद, तो प्रत्येक पद में हमें 2 से गुना करनी है। जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो यह जाएगा 4x, फिर माइनस 3 में 2 से गुना करेंगे 6y, और 7 दूनी 14। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। समीकरण नंबर इसको 4 मान लेते हैं। अब देखो, जब हम समीकरण में को जोड़ रहे हैं तो यहां लिख देंगे जोड़ने पर, और जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो समीकरण में चिन्ह नहीं बदलते हैं। अगर हम समीकरण को घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, अगर हम समीकरणों को जोड़ेंगे तो उनके चिन्ह नहीं बदलेंगे। ठीक है, यानी जो माइनस का है वो माइनस का ही रहेगा, जो प्लस का है वो प्लस का ही रहेगा। अब देखो, यह है प्लस का 6y, यह है माइनस का 6y, ये आपस में विलुप्त हो जाएंगे। देखो शब्द आया विलोपन विधि, विलोपन का मतलब विलुप्त हो जाना, तो यहां हमने y को विलुप्त कर दिया, यानी इन दोनों समीकरणों से y विलुप्त हो गया, इसलिए इसका नाम है विलोपन विधि। अब यह है 9x और यह है 4x, दोनों को जोड़ेंगे तो 13x आ जाएगा, बराबर y तो विलुप्त हो चुका, ये तो खत्म हो जाएगा। अब यह है 15 और ये है 14, 15 और 14 कितने होते हैं 29। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में आया मेरे प्यारे बच्चों 13x बराबर 29। ठीक, हमें निकालना मेरे प्यारे बच्चों x का मान, तो 13 से हम विभाजित कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 29/13। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास पीछे की साइड में 4 समीकरण आ गए, 1 2 3 4। x का मान इन चारों समीकरणों में से किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, फोर्थ में रख दो, लेकिन जो समीकरण थर्ड और फोर्थ है अगर आप उसमें रखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी भारी पड़ेगी, लेकिन अगर आप समीकरण नंबर 1 या 2 में रखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ेगी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब एक कौन सी समीकरण है हमारे पास में, एक है 3x प्लस 2y बराबर 5, यह है समीकरण नंबर 1। जहां भी x है वहां क्या रख दीजिए 29/13, तो ये जाएगा प्यारे बच्चों 3 गुना 29/13 प्लस 2y बराबर 5। अब देखो इसके नीचे लिख देते हैं हम 1, 3 हो गया अंश में, 1 हो गया हर में, ये भी अंश और हर में है, ये भी अंश और हर में है। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर दो संख्याएं अंश और हर में लिखी हैं और उनके बीच में गुना का निशान है तो अंश अंश की गुना होगी और हर हर की गुना होगी। तो सबसे पहले हम अंश अंश की गुना करते हैं, तो 29 की 3 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 87, और 13 की 1 में गुना करेंगे तो 13 प्लस 2y बराबर 5। हमें निकालना बेटा y का मान,
तो y को तो इधर रखेंगे और 87/13 को हम बराबर से इधर ले जाएंगे और यहाँ ये प्लस का है, जैसे बराबर से इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2y बराबर 5 माइनस 87/13 और 5 के नीचे हम 1 लिखेंगे, यानी 5 के हर में 1 लिखेंगे, तो 2y बराबर 13 और 1 का लघुत्तम आ जाता है 13। ठीक, अब इसकी गुना इसमें कर देंगे, इसकी गुना इसमें कर देंगे, तो 13 की गुना 5 में करेंगे तो 13 पंजे 65 और माइनस के 87। ठीक है, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2y बराबर 13। अब देखो 65 तो है प्लस का और 87 है माइनस का, ज्यादा है माइनस के तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 8 में से 6 घटाएंगे ये भी 2 आ जाएगा, तो माइनस के 22 आ जाएंगे। तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास में माइनस के 22/13। अब ये जो 2 है यहाँ गुना में इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 से कट जाता है 22, तो y का मान आ जाता है माइनस के 11/13। ठीक है, तो हल क्या हो गया हमारे पास में, हल हम ऐसे लिखेंगे, हल x बराबर 29/13 और y बराबर माइनस के 11/13, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कभी कभी एग्जाम में एक नई बात और पूछ लेता है कि जो आपके ये हल आए हैं इन्हें चेक करो ये सही हैं या गलत हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम अब लिखते हैं उत्तर की जांच। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि उत्तर की जांच कीजिए, तो अब हम आपको उत्तर की जांच करके बताते हैं कि उत्तर की जांच कैसे करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये तो 2 समीकरण है हमारे पास और ये दोनों हल हैं, एक x का मान है एक y का मान। x का मान और y का मान पहले समीकरण में रखेंगे तो 5 आ जाना चाहिए, और अगर x का मान और y का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास में 7 आ जाना चाहिए। तो अगर ये दोनों समीकरणें संतुष्ट हो गई तो हम कहेंगे ये हल हमारा सही है, यानी उत्तर की हमारी जांच हो गई कि जो हमने उत्तर निकाला है वो सही है। लेकिन अगर ध्यान दो, लेकिन अगर इसका मान सही आ गया, इसका सही नहीं आया, या इसका सही आ गया इसका सही नहीं आया, या दोनों का ही सही नहीं आया, तो हम कहेंगे जो हमने हल निकाला है वो सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 जो दे रखा 3x प्लस 2y बराबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में x की और y की वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो गया 3 गुना x की वैल्यू डाल दी 29/3 29/13, फिर प्लस 2 गुना y की वैल्यू डाल दी जो है मेरे प्यारे बच्चों 11/13। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब 29 की 3 में गुना करेंगे वही 87/13 प्लस की माइनस में गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 11 दूनी 22/13। अब यहाँ दोनों के ही हर में 13 है, तो ऐसे केस में ये हमारा एलसीएम हो जाता है और अंश आपस में घट जाते हैं, तो 87 माइनस 22। तो जैसे ही हम सोल्व करेंगे 87 में से 22 जाएंगे तो आ जाएगा 65/13 और 13 से 65 को काटेंगे 5, तो हमारा आ गया 5। यही हमारी राइट हैंड साइड होगी, यानी एक समीकरण में x और y के मान संतुष्ट करते हैं। अब हम समीकरण नंबर 2 लेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास में 2x माइनस 3y बराबर 7, ये समीकरण है 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी वापस ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। अब यहाँ पे 2 x का मान डाल लेंगे 29/13 माइनस 3 और 11 का मान डाल y का मान डाल लेंगे माइनस के 11/13। ठीक है, 29 की 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 58, ठीक, बटे 13, और माइनस की माइनस में गुना करेंगे प्लस, 11 की 3 में गुना करेंगे 11 तिया 33/13। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लघुत्तम आ गया मेरे प्यारे बच्चों
13। ठीक, यहाँ आ गया 58 और यहाँ आ गया 33। जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा और एक हासिल लगा 9 आ जाएगा बटे 13। 13 से 91 कट जाएगा 7 बार। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि जो पहली समीकरण में भी x और y के मान संतुष्ट करते हैं, दूसरी समीकरण में भी x और y के मान संतुष्ट करते हैं। अतः हमने उत्तर की जांच दोनों समीकरणों में की है और दोनों समीकरणों से उत्तर हमारे सही आए हैं। यानी हमारा जो हल है x बराबर 29/13 और y बराबर -11/13 सही है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।